साल था 1937। अमेरिया ईयरहार्ट नाम जो हिम्मत का दूसरा नाम था, तैयार खड़ी थी। उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का प्लान बनाया था। उसका सिल्वर इलेक्ट्रा प्लेन चमक रहा था मानो उसकी महत्वाकांक्षाओं की चमक। लेकिन मन में एक डर सा बना हुआ था। ये सफर अलग था, दूरी से भी बड़ा दांव लगा था। ये इंसानी हौसले की परीक्षा थी, सीमाओं को तोड़ने की कोशिश। अमेरिया खतरे से अनजान नहीं थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई तेजी थी। दुनिया देख रही थी, उत्सुक और बेचैन। वो एक पायलट से बढ़कर थी। वो एक प्रतीक थी, एक प्रतीक की महिलाएं क्या हासिल कर सकती हैं। उसकी उड़ान हर उस छोटी बच्ची के लिए थी जो बड़े सपने देखती है। लेकिन आसमान बहुत बड़ा है और इसमें कई राज छुपे हैं। ये आखिरी सफर लाए न्यू गिनी से शुरू हुआ। वो और उसका नेविगेटर फ्रेड नूनन हाउलैंड आइलैंड जा रहे थे। विशाल प्रशांत महासागर में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। दूरी बहुत ज्यादा थी, नेविगेशन का एक सच्चा इम्तिहान। वो सूरज का पीछा कर रहे थे, पूरब की ओर उड़ रहे थे। लेकिन जिस सुबह का वो इंतजार कर रहे थे वो उनके लिए कभी नहीं। अमेरिया ईयरहार्ट आसमान की रानी गायब हो गई। रहस्य बस शुरू हुआ था, एक पहेली जो कई पीढ़ियों तक बनी रहेगी, उन आसमानों को परेशान करती रहेगी जिनसे उसे प्यार था। अमेरिया मैरी ईयरहार्ट का जन्म एटिसन, कंसास में हुआ था। साल था 1899। वो अपने समय की आम लड़की नहीं थी। वो पेड़ों पर चढ़ती थी और .22 राइफल से चूहों का शिकार करती थी। छोटी उम्र से ही उसकी आत्मा साहसी थी। वो कीड़े, पतंगे और हर तरह के जीव इकट्ठा करती थी। पारंपरिक स्त्रीलिंग कामों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे रोमांच और अन्वेषण की लालसा थी। उसकी दादी अक्सर उसके अपरंपरागत तरीकों के बारे में चिंतित रहती थी। उसका बचपन घुमक्कड़ी भरा था। परिवार कई बार जगह बदलता रहा। इस बेचैन जीवन ने शायद उसकी बाद की यात्रा की इच्छा को हवा दी। वो अखबारों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक रखती थी। ये पुरुष प्रधान क्षेत्रों में सफल महिलाओं के बारे में थे। वो उन महिलाओं की प्रशंसा करती थी जिन्होंने बाधाओं को तोड़ा। इन कहानियों ने उसके युवा दिमाग में एक बीज बोया, महत्वाकांक्षा का बीज, कुछ असाधारण करने की चाहत का। वो गहराई से जानती थी कि वो और कुछ करने के लिए बनी है। शिक्षा महत्वपूर्ण थी, लेकिन अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उसने कई स्कूलों में पढ़ाई की, ज्ञान अर्जित किया। यही आंतरिक शक्ति उसके पूरे जीवन को परिभाषित करेगी, उसे बादलों तक ले जाएगी। असली मोड़ 1920 में आया। अमेरिया लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में थी। उसके पिता उसे एक एयर शो में ले गए। $10 में उसने अपनी पहली हवाई यात्रा की। यह सिर्फ 10 मिनट तक चली, लेकिन उन 10 मिनटों ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही प्लेन जमीन से ऊपर उठा, कुछ क्लिक हुआ। वो पूरी निश्चितता के साथ जानती थी कि उसे उड़ना है। नीचे की दुनिया इतनी छोटी लग रही थी, वहां से इतनी दूर। उसने उड़ान के सबक के लिए पैसे बचाने के लिए कई तरह के काम करना शुरू कर दिया। उसने ट्रक ड्राइवर, फोटोग्राफर और आशुलिपिक के रूप में काम किया। कमाया हुआ हर पैसा उसके नए जुनून की ओर चला गया। उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। आसमान उसका नया क्षितिज था, उसका अंतिम लक्ष्य। उसे इस सपने से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी पहली प्रशिक्षक नेता स्नूप थी। विमानन में एक और अग्रणी महिला। अमेरिया ने एक चमकीला पीला बाइप्लेन खरीदा। उसने इसका नाम दी कैनरी रखा। उसने हवा में अनगिनत घंटे बिताए, टेक ऑफ, लैंडिंग और युद्धाभ्यास का अभ्यास करना। उड़ान के लिए उसका प्यार सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जुनून था, उसकी आत्मा का एक अभिन्न अंग। 1928 में एक नया मौका आया। अमेरिया को जीवन बदल देने वाला फोन आया। क्या वो अटलांटिक महासागर के पार उड़ान भरने वाली पहली महिला बनने में दिलचस्पी रखती थी? वो बेशक रोमांचित थी, हालांकि वो इस उड़ान में एक यात्री होगी, पायलट नहीं। विल्मर स्टल्ट्स और लुई गॉर्डन फोकरएव V2IBB/3M, जिसका नाम फ्रेंडशिप था, को उड़ाएंगे। उसकी भूमिका उड़ान लॉग रखना था। पायलटिंग न करने के बावजूद अमेरिया तुरंत एक स्टार बन गई। जब फ्रेंडशिप बरी पोर्ट साउथ वेल्स में उतरा तो उसे हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उसे लेडी लिंडी कहा गया, जो चार्ल्स लिंडबर्ग की महिला समकक्ष थी। उसने प्रसिद्धि के थोड़ा अयोग्य महसूस किया। वो अपने ही शब्दों में सिर्फ सामान थी। हालांकि इस अनुभव ने उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। वो अपनी शर्तों पर पायलट के रूप में अटलांटिक पार करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसे खुद को साबित करना है। दुनिया ने उसे एक प्रतीक के रूप में देखा, लेकिन वो अपने कौशल के लिए पहचानी जाना चाहती थी। उसने हवाई दौड़ में भाग लेना जारी रखा। उसने महिला पायलटों के लिए एक संगठन 90-9 की स्थापना में मदद की। अंत में मई 1932 में उसका क्षण आ गया। वो अटलांटिक के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला थी।
भाग 5 अंतिम चुनौती, सपनों की दुनिया का चक्कर लगाना। अपनी अकेले अटलांटिक उड़ान के बाद अमेरिया एक वैश्विक प्रतीक थी। उसने रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा। ट्रांसकॉन्टिनेंटल गति रिकॉर्ड, प्रशांत के पार उड़ाने, हवाई से कैलिफोर्निया तक उसने नए आसमानों पर विजय प्राप्त की। प्रत्येक उपलब्धि ने विमानन इतिहास में उसका स्थान मजबूत किया। लेकिन एक बड़ी चुनौती बाकी थी। भूमध्य रेखा के बाद दुनिया भर में एक उड़ान। ये धीरज और कौशल की अंतिम परीक्षा थी। किसी भी महिला ने कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया था। उसने इस परिक्रमा के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाना शुरू कर दिया। मार्ग 29,000 मील से अधिक का था। इसके लिए सटीक नेविगेशन की आवश्यकता थी, खासकर समुद्र के विशाल हिस्सों पर। उसका विमान एक आधुनिक चमत्कार था, एक ट्विन इंजन वाला लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E। ये विशेष रूप से अतिरिक्त ईंधन टैंकों से सुसज्जित था। पैन एम के एक अनुभवी नाविक फ्रेड नूनन उसके साथ हो लिए। प्रशांत नेविगेशन में उनकी विशेषज्ञता यात्रा के लिए महत्वपूर्ण थी। मार्च 1937 में पहला प्रयास समय से पहले समाप्त हो गया। ल्यूक फील्ड हवाई से टेकोनॉफ के दौरान प्लेन ग्राउंड लूप हो गया। ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिया को चोट नहीं आई, लेकिन झटका महत्वपूर्ण था। उसने इलेक्ट्रा की मरम्मत करवाई। दूसरा प्रयास 1 जून 1937 को शुरू हुआ। यात्रा के शुरुआती चरण सफल रहे। भाग 6 लुप्त होता, संकेत इलेक्ट्रा से अंतिम शब्द। जुलाई की शुरुआत तक अमेरिया और नूनन लाए न्यू गिनी पहुंच चुके थे। वे पहले ही 22,000 मील से अधिक की उड़ान भर चुके थे। केवल 7,000 मील बाकी थे। अगला पड़ाव हाउलैंड द्वीप था, मुश्किल से 2 मील लंबा एक छोटा सपाट मूंगे का द्वीप। इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। अमेरिकी तटरक्षक कट्टर इटास्का वहां तैनात था। यह उन्हें रेडियो सिग्नल के साथ मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था। 2 जुलाई को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे उन्होंने लाए से उड़ान भरी। मौसम बादल छाया हुआ था, लेकिन प्रबंधनीय था। अमेरिया ने कई घंटों तक लाए के साथ रेडियो संपर्क बनाए रखा। फिर सन्नाटा। इटास्का ने बहुत बाद में उसके संकेतों को पकड़ा। वे बेहोश रुक रुक कर आ रहे थे। हम आप पर जरूर हैं, लेकिन आपको देख नहीं सकते, उसने रेडियो पर बताया। गैस कम हो रही है। रेडियो द्वारा आप तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। उसकी आवाज, जो आमतौर पर शांत रहती थी, में तनाव का संकेत था। इटास्का ने उसकी स्थिति को ठीक करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने धुएं के संकेत भेजे। उम्मीद है कि वो उन्हें देख लेगा। अमेरिया ने 1000 फीट पर उड़ान भरने की सूचना दी। उसका आखिरी पुष्ट प्रसारण हाउलैंड द्वीप समय सुबह 8:43 पर हुआ था। उसके बाद केवल स्थिर। भाग 7 नीले विस्तार में खोया, एक बेताब निष्फल खोज। अमेरिका के लापता होने की खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। अमेरिकी नौसेना और तटरक्षक बल ने तत्काल खोज शुरू की। यह उस समय के इतिहास में सबसे व्यापक और महंगी हवाई और समुद्री खोज थी। जहाजों और विमानों ने हजारों वर्ग मील समुद्र की छानबीन की। उन्होंने हाउलैंड द्वीप के आसपास के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। तलाशी समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हर गुजरता घंटा उनके जीवित मिलने की संभावना को कम कर देता था। हर सूर्यास्त के साथ उम्मीदें कम होती गईं। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बड़े पैमाने पर प्रयास को अधिकृत किया। अमेरिकी जनता गहराई से निवेशित थी। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। खोज क्षेत्र विशाल था, समुद्र क्षमाशील नहीं था। पायलटों ने अनगिनत उड़ानें भरी। उनकी आंखें किसी भी संकेत के लिए तनावपूर्ण थीं। धातु की एक झलक, एक तेल का टुकड़ा, मलबा, कुछ भी जो संकेत दे सकता है कि इलेक्ट्रा कहां नीचे गया था। मौसम ने अक्सर उनके प्रयासों में बाधा डाली। विशाल नीला सब कुछ निगल गया प्रतीत होता था। तैनात किए गए विशाल संसाधनों के बावजूद कोई निशान नहीं मिला। मलबे का एक भी टुकड़ा नहीं। 16 दिनों के बाद आधिकारिक खोज को बंद कर दिया गया। सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि ईयरहार्ट और नूनन समुद्र में खो गए थे। लापता होना एक त्रासदी से बढ़कर हो गया। ये बढ़कर। भाग 8 ईथर में गूंज दशकों से सताने वाले सिद्धांत। कोई निश्चित उत्तर नहीं होने के कारण अमेरिका के भाग्य के बारे में सिद्धांत पनपे। आधिकारिक दुर्घटनाग्रस्त और डूबने का सिद्धांत प्रमुख रहा, लेकिन कई लोगों ने इसे असंतोषजनक पाया। एक निरंतर सिद्धांत ने सुझाव दिया कि वो और नूनन एक निर्जन द्वीप पर उतरे। शायद गार्डनर द्वीप, जो अब फीनिक्स द्वीप समूह में निकुमारोरो है। यह द्वीप उनकी स्थिति रेखा पर था। क्या वे वहां कुछ समय के लिए निर्वासित के रूप में जीवित रह सकते थे?
एक ऐसे बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कभी नहीं आया। निकुमारोरो के अभियानों में कलाकृतियां मिली हैं। कुछ का दावा है कि इन्हें ईयरहार्ट या नूनन से जोड़ा जा सकता है। एल्यूमिनियम के टुकड़े, एक महिला का जूता, एक सेक्सटेंट बॉक्स। उसके लापता होने के बाद के दिनों में अपुष्ट रेडियो सिग्नल भी बताए गए थे। कुछ का मानना था कि ये अमेरिया के संकट कॉल थे। ये तांत्रिक सुराग निर्वासित सिद्धांत को जीवित रखते हैं। ये जीवित रहने की एक झलक पेश करता है, चाहे अंत कितना भी दुखद क्यों ना हो। एक और अधिक सनसनीखेज सिद्धांत ने एक गहरे भाग्य का प्रस्ताव रखा। इसने सुझाव दिया कि अमेरिया अमेरिकी सरकार के लिए एक जासूसी मिशन पर थी, कि उसे जापानियों ने पकड़ लिया था। इस सिद्धांत ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में जोर पकड़ा। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। भाग 9, एक स्थायी किंवदंती, अमेरिया की अमर आत्मा। अमेरिया ईयरहार्ट का लापता होना सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, लेकिन उसकी विरासत सिर्फ एक रहस्य से कहीं बढ़कर है। वो एक अग्रणी, एक रिकॉर्ड ब्रेकर, एक सच्ची पथ प्रदर्शक थी। उसने विमानन की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उसने महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उसने दुनिया को दिखाया कि महिलाएं साहसी और कुशल हो सकती हैं। विमानन पर और महिलाओं पर उसका प्रभाव अथाह है। उसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। वो निडर स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। उसकी कर सकने वाली भावना लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। उसने महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वे कुछ भी हों। महिलाओं को चीजों को करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे पुरुषों ने कोशिश की है, उसने कहा। जब वे असफल होते हैं तो उनकी विफलता दूसरों के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। उसकी बातें आज भी गूंजती हैं। उसने साबित कर दिया कि आसमान की कोई सीमा नहीं है, केवल किसी का अपना साहस और दृढ़ संकल्प ही था। उसकी कहानी मोहित करती रहती है। किताबें, फिल्में और वृत्तचित्र उसके जीवन और लापता होने का पता लगाते हैं। वो आकर्षण और प्रेरणा की आकृति बनी हुई है। उसकी अंतिम उड़ान का रहस्य केवल उसके रहस्य को बढ़ाता है। उसकी आत्मा का उड़ान जारी है।